हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपवर्तन के बारे में देखते हैं। अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है और अपवर्तन से संबंधित जो उदाहरण हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन को बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश या कोई अन्य तरंग एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित या मुड़ जाती है। तो जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह विचलित हो जाता है या मुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ से ये प्रकाश चल रहा है और यहाँ पर हवा में था और यहाँ से जब आगे चला तो यहाँ पर कांच का स्लैब रखा हुआ है। तो जब कांच का स्लैब जो होता है ये सघन माध्यम होता है और हवा जो है ये विरल माध्यम होता है। तो जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकाश को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे इस टाइप से, लेकिन यह क्या होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर से जाता है तो यह अभिलंब से दूर हटता है। यानी कि यहाँ पर जो है अभिलंब के पास था, नजदीक था, और यहाँ पर बाहर निकलते समय जो है ये अभिलंब से दूर हट रहा है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा होने का मेन रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो ऐसा होने का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। जैसे जब यहाँ पर विरल माध्यम हवा था तो हवा में प्रकाश की चाल जो थी वो काफी अधिक थी। तो यहाँ से जब कांच के स्लैब में प्रवेश किया तो स्लैब में प्रवेश करने के बाद प्रकाश का जो चाल है वो कम हो गया। तो कम हो जाने के बाद यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण कि यह विचलन उत्पन्न होता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए अब जान लेते हैं कि अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला है विरल से सघन माध्यम में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी चाल धीमी हो जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे ये हमारा प्रकाश की किरण है, यहाँ से चलता है, ये है हवा, हवा में यहाँ पर विरल माध्यम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा कांच का स्लैब। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो यह है हमारा अभिलंब और अभिलंब की ओर झुक रहा है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश को जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक कर जो है हल्का सा अपना पथ बदल लेती है, यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है। तो वही है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश चलती है तो इसकी चाल धीमी हो जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर यहाँ पर झुक गया है। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक गया है। तो ये है हमारा पहला प्रकार। इसके बाद है अपवर्तन का दूसरा प्रकार है सघन से विरल माध्यम में। जैसे ये है हमारा कांच का स्लैब। तो कांच का स्लैब जो होता है वो सघन माध्यम है और यहाँ से जब प्रकाश विरल माध्यम में यानी कि हवा में जाती है तो यह फिर से अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ये हमारा कोण छोटा कोण है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये बड़ा कोण है, तो ये जो है अभिलंब से दूर हट रहा है। तो वही बोलता है दूसरा कि सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो जो पहली किरण यहाँ से जा रही थी, ये जिस पथ पर अपने आगे बढ़ रही थी उस पथ के समानांतर जो है ये हमेशा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों लाइन समांतर है आपस में। तो ये दो प्रकार आपको याद रखना है कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि पीछे की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि पहले जिस पथ पर जा रही थी उधर मुड़ने का प्रयास करती है। तो ये था हमारा माध्यम के आधार पर अपवर्तन के प्रकार। आइए अब हम जान लेते हैं अपवर्तन के नियम को। ये है हमारा अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का पहला नियम बोलता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हमारा परावर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वैसे ही सेम हमारा यहाँ पर पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये है हमारा कांच का स्लैब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतित किरण है हमारा।
ये अपवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब है हमारा। तीनों जो है वो एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ पर होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हो गया हमारा आपतित किरण, तो ये है हमारा आपतित किरण। अपवर्तित किरण, ये है हमारा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है जो है हमारा तीनों एक ही तल में हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण की जया, यानी कि साइन आई। आई क्या होता है? तो आपतन कोण, ये जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यहां पर है हमारा ये आर। ठीक है, तो ऊपर में है आई और ये है हमारा आर। तो आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात जो होता है वो एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक क्या है? हमारा म्यू है। म्यू जो है ये हमारा स्थिरांक है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो है वो एक स्थिरांक होता है, जहां पर म्यू क्या है? तो म्यू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो म्यू जो है ये एक अपवर्तनांक के लिए स्थिरांक का चिन्ह है, इसको म्यू पढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा। ये हमारा म्यू है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि अपवर्तनांक जो हमारा आता है, जैसे हमारा म्यू का मान निकल कर आएगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका नो यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं होता है इसका। आइए अब हम प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरणों को देख लेते हैं। अपवर्तन के नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण। पहला उदाहरण है पानी से भरे हुए गिलास में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे कि ये हमारा गिलास है, ठीक है, ये हमारा गिलास है, इसमें अगर कोई पेंसिल डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से ये होगा कि मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से ये जो मान लेते हैं कि पानी का स्तर यहाँ पर है, तो ये पेंसिल जो है यहाँ से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन कर रहा है। दूसरा है हमारा पानी की सतह के भीतर रखी किसी वस्तु या मछली का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा बाल्टी है, ठीक है, ये हमारा कोई बाल्टी है, इसमें सिक्का यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तीसरा है तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो तारा जो रात में हमें दिखाई देते हैं वो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चूंकि तारे हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है, इसके कारण वे वायुमंडल की बहुत सारी परतों से होकर गुजरते हैं और अलग अलग परतों का तापमान और उसकी गति अलग अलग होती है, जिसके कारण तारा जो है वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना भी क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। चौथा है इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? तो जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, ठीक है, तो प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये अपवर्तित होकर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगर बहुत सारी पानी की बूंदें हैं तो बहुत सारे प्रकाश आएंगे और ये सभी में वर्ण विक्षेपण होगा, और सभी में जब वर्ण विक्षेपण होगा तो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो दूसरी साइड जो है इंद्रधनुष बनाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि सूरज जिधर होगा उसके अपोजिट साइड हमेशा जो है इंद्रधनुष बनता है, क्योंकि जिधर मान लेते हैं कि इधर सूर्य है हमारा, लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है और यहाँ पर बीच में बारिश हो रहा है कहीं पर, तो इन सभी बारिश की बूंदों से जो है प्रकाश अपवर्तित होगा और इधर जो है हमारा इंद्रधनुष बनेगा। तो अगर सुबह में बारिश हो रहा है, ठीक है, तो सुबह में सूरज इधर रहता है और इधर से जो है इंद्रधनुष उल्टा साइड बनेगा। अगर पूरब में सूरज है तो पश्चिम में, और अगर पश्चिम में सूरज है तो पूरब में इंद्रधनुष बनता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है इस अपवर्तन के नियम का। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।